रमेश और संगीता ने बच्चे के लिए 5 साल तक बहुत ही मन्नतें मांगी। तब जाकर भगवान ने उन्हें चांदनी के रूप में एक बेटी दी। चांदनी बहुत ही सुंदर और समझदार विचारों की थी। रमेश अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। वह अपने दिन की शुरुआत अपनी बेटी का चेहरा देखकर करते। जब वह कहीं बाहर से आते और उन्हें चांदनी दिखाई नहीं देती, तो वह बहुत परेशान हो जाते। चांदनी, बेटा, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ पापा। अरे, मेरा बच्चा कैसा है? ठीक हूँ पापा, लेकिन जब आप बाहर चले जाते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी संगीता चाय लेकर आती और कहती, क्या खिचड़ी पक रही है आप दोनों के बीच? दोनों एक दूसरे को हाई फाई देकर कहते, कुछ भी तो नहीं। रमेश, बेटी से इतना प्यार अच्छा नहीं। कल को जब इसकी शादी हो जाएगी तब आप क्या करोगे? डोंट वरी मॉम, मैं शादी ही नहीं करूंगी। और बूढ़ी माँ हंसने लगती। रमेश ने संगीता से कहा, मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी शहर में करूंगा। चांदनी पढ़ने में बहुत होशियार थी। वह हमेशा खुश रहती, आखिर माँ बाप की लाडली जो थी। चांदनी जब 4 साल की थी, तब वह भगवान से अपने लिए भाई मांगती थी और भगवान ने उसकी सुन ली। संगीता दूसरी बार माँ बनने वाली थी। वह हर किसी से कहती फिरती, देखना, मेरा भाई आएगा मेरे साथ खेलने के लिए। मम्मी, मैं सही कह रही हूं ना? हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। वह उसकी हाँ में हाँ मिला देती। धीरे धीरे करके 9 महीने बीत गए। संगीता को दर्द शुरू हो गया। रमेश उन्हें अस्पताल लेकर गए। पानी ज्यादा बह जाने से तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। चांदनी भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी, भगवान, मुझे मेरी मम्मी से दूर मत करो, मुझे अनाथ मत करो, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। दरअसल डॉक्टर ने बोला था, माँ और बेटा दोनों की जान को खतरा है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और बताते हैं, ऑपरेशन सफल हुआ। तब जाकर कहीं रमेश की जान में जान आई थी। माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। और हाँ, रमेश जी, मुबारक हो, बेटा हुआ है। रमेश ने भगवान को धन्यवाद कहा दोनों को ठीक रखने के लिए। 1 सप्ताह तक चांदनी और रमेश को अस्पताल में ही रहना पड़ा। पूरी तरह ठीक होने के बाद माँ और बच्चा दोनों घर आ गए थे। सूना पड़ा घर एक बार फिर से खिल उठा। चांदनी बहुत खुश थी। बेटे का नाम अर्जुन रखा गया। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। वह अपने भाई को खुद से बिल्कुल दूर नहीं होने देती थी। जब चांदनी स्कूल जाती थी, बस उतनी देर के लिए वह अर्जुन से दूर होती थी। अर्जुन के आ जाने से चांदनी को अब उसके मम्मी पापा का प्यार कम मिलने लगा। वे लोग अब अर्जुन पर ज्यादा ध्यान देने लगे। लेकिन चांदनी पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह खुद ही अर्जुन को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे चांदनी बड़ी हो रही थी। रमेश और संगीता को चांदनी की शादी की चिंता सताने लगी थी। चांदनी पढ़ने में बहुत होशियार थी, इसलिए वह आगे भी पढ़ना चाहती थी। वह पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती थी। लेकिन रमेश पुराने ख्यालों के इंसान थे। वह चांदनी की शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते थे। उनका कहना था कि जमाना बहुत खराब है, इसलिए चांदनी अब आगे नहीं पढ़ेगी। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए अब बेटी को घर में बिठा दो या फिर उसकी शादी कर दो। इसी में हम सबका भला है। दोनों भाई बहन का रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत था। दो जिस्म, एक जान थे। चांदनी अपने भाई को राखी बांधते वक्त हमेशा वचन लेती थी, भाई, तू हमेशा मेरी रक्षा करेगा ना? दीदी, तुम्हारे लिए तो मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगा। कोई आंख उठाकर तो देखे मेरी बहन की तरफ, उसकी आंख निकाल लूंगा। ये सुनकर चांदनी बहुत हंसती थी। चांदनी बहुत ही सुंदर थी, इसलिए जो भी उसे देखता वह देखता ही रह जाता। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने चांदनी को बड़ी फुर्सत से बनाया हो। घर में अब चांदनी की शादी के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। कहीं मामा रिश्ता लेकर आते तो कहीं फूफा। एक दिन चांदनी के फूफा ने कहा कि वह चांदनी की शादी अपने बेटे के साथ करना चाहते हैं और वह कोई दहेज भी नहीं लेंगे। आप लोगों का जब मन हो तब शादी करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं पहले ही कह देता हूं कि चांदनी मेरे घर की बहू बनेगी। सबको चांदनी की शादी की पड़ी हुई थी। अभी वह पूर्ण रूप से कली भी नहीं बनी थी और सब उसे फूल बनाने पर तुले हुए थे। एक दिन की बात है, रमेश के एक दोस्त सुरेश आए हुए थे और वे दूर के रिश्तेदार भी थे। रमेश और सुरेश की बहुत अच्छी जमती थी। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे।
सुरेश ने जैसे ही चांदनी को देखा तो उन्होंने मन ही मन में सोच लिया कि चांदनी ही उनके घर की बहू बनेगी। सुरेश का एक बेटा था, अभय, जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, इसलिए उसने अपना अलग गैराज खोला। सुरेश शहर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। कई जगह उनके आलीशान मकान थे, जिनको उन्होंने किराए पर उठा रखा था। कुल मिलाकर रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी और लड़का भी पढ़ा लिखा था। अपना खुद का बिजनेस था, जहां पर बहुत सारे लोग काम करते थे। अभय बहुत ही सीधा साधा इंसान था। सुरेश चाहते थे कि उनके बेटे को एक बहुत ही अच्छी लड़की मिले, इसलिए उन्होंने कई रिश्ते मना कर दिए थे। वह चाहते थे कि उनकी बहू लाखों में एक हो। जो भी दोनों की जोड़ी देखे वह कहे, एकदम परफेक्ट जोड़ी है। वैसे तो हर माता पिता का यही सपना होता है कि उनकी समझदार, सुंदर, सुशील बहू हो, जो अपना घर संभाल सके और अपने परिवार को खुश रख सके। सुरेश ने मन ही मन में सोच लिया था कि चांदनी की शादी तो अभय से करवाकर ही रहेंगे, चाहे जो भी हो। रात के 9 बजे बज गए थे। सुरेश हिचक रहे थे शादी की बात करने में, क्योंकि उनका बेटा अभय 26 साल का था और चांदनी अभी 14 साल की थी। कहीं रमेश मना न कर दे, क्योंकि दोनों में आयु का बहुत अंतर था। रमेश, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सुरेश, तुझे मुझसे पूछने की जरूरत कब से पड़ गई? जो भी कहना है कहो। रमेश, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो मना तो नहीं करेगा ना? क्या बात है सुरेश, साफ साफ कहो ना। रमेश, पहले तुम वादा करो, मना नहीं करोगे, तब बोलूंगा। सुरेश, तुम मुझे धर्म संकट में डालना चाहते हो क्या? देख यार, जो भी है साफ साफ बोलो। रमेश, बात यह है कि तुम अपनी बेटी का हाथ मेरे अभय के हाथ में दे दो। ये सुनते ही रमेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सुरेश, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? मेरी चांदनी अभी बच्ची है और तुम कह रहे हो उसकी शादी मैं तुम्हारे बेटे के साथ कर दूं? शेर के साथ बकरी का रिश्ता करना चाहते हो तुम? ऐसा कभी नहीं होगा। रमेश, मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। तुम्हारी बेटी मेरे यहाँ राज करेगी, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर क्या कमी है मेरे बेटे में? उम्र ही तो ज्यादा है, लेकिन मेरा बेटा बड़ा दिखता नहीं है। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। और फिर किस चीज की कमी है मेरे यहाँ? तुमको शादी में कोई दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। धीरे धीरे करके रमेश सुरेश की बातों में आने लगा। फिर भी रमेश ने अभी शादी की बात को टाल दिया और दोनों दोस्त आराम से सो गए। अगले दिन सुरेश अपने घर वापस चला गया। 1 हफ्ते बाद चांदनी की 12वीं का रिजल्ट आया। वह अपने स्कूल में फर्स्ट आई थी। सब बहुत खुश थे। सभी लोग चांदनी को बधाई दे रहे थे। यह बात सुरेश तक पहुंच गई। सुरेश भी बहुत खुश हुआ। यह जानकर सुरेश मिठाई और उपहार के साथ फिर से पहुंच गया। रमेश और चांदनी को बधाई दी और फिर उसके बाद रमेश से फिर शादी की बात छेड़ दी। तो फिर रमेश, आगे क्या सोचा है? सुरेश, चांदनी भी आगे पढ़ना चाहती है। रमेश, आगे पढ़कर वह क्या करेगी? कौन सी उसे नौकरी करनी है? एक ही तो बेटी है मेरी। जो भी है सब उसी का तो है। कोई बड़ा परिवार भी नहीं है हमारा। आगे चलकर उसे घर ही तो संभालना है। मैं सोच रहा हूँ इसी साल दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। अगर आगे चांदनी पढ़ना चाहे तो शादी के बाद पढ़ सकती है। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। सुरेश शादी के लिए रमेश को हर तरह से मनाने की संभव कोशिश कर रहा था। सुरेश के सामने रमेश कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए राजी हो गया था। तभी पिछले 3 सालों में चांदनी की दोस्ती प्रिया से हो गई थी। प्रिया चांदनी के घर में ही किराए पर रहती थी। दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। दोनों का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा था। दोनों ही हंसमुख और खुले दिल की। उन्हें समाज और संस्कार या परिवार की गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं थी। प्रिया की किसी लड़के से दोस्ती हो जाती है। दोनों का मिलना जुलना, बातें करना धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। कहावत है ना, आग लगने से पहले धुआं तेजी से फैलता है। 14 की उम्र भी क्या होती है? बस मस्ती, शरारत, यही सब होता है। ये बात घर के आसपास के लोगों को ज्यादा टकने लगी। अब तो लोग प्रिया के माँ बाप को भी सुनाने लगे थे। किराए के घर में मकान मालिक के साथ रहना वैसे भी बहुत कठिन होता है। जब रमेश को इस बात की जानकारी हुई कि चांदनी और प्रिया का बाहर लड़कों के साथ हंसना खेलना ज्यादा ही हो गया है, रमेश ने किराएदारों से अपना मकान खाली करवा लिया। उसके बाद प्रिया के मम्मी पापा उसे लेकर गांव चले गए। कुछ दिनों बाद सुनने में आया कि प्रिया का देहांत हो गया। पता करने पर पता चला कि वह अचानक बीमार पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई।
सच्चाई क्या है, आज तक किसी को पता नहीं चला। इस घटना को सुनकर रमेश पर गहरा असर पड़ा। ये सब देखकर रमेश ने चांदनी की शादी करने का निर्णय लिया। लगे हाथ सुनहरा मौका भी मिला है। घर बैठे रिश्ता खुद चलकर आया है। सब कुछ तो ठीक है, सिर्फ उम्र का ही तो फर्क है। कोई बात नहीं। सुरेश चांदनी के पास होने पर बधाई देने आया, लेकिन इस बार उसे बहुत अधिक मान सम्मान मिल रहा था। तो फिर रमेश जी, क्या राय है आपकी? कहो तो पंडित जी को बुलवाएं, शादी की तारीख निकलवाने के लिए। ये सुनते ही रमेश खुश हो गया। इसे ही कहते हैं बिन मांगे मुराद पूरी होना। हाँ, बिल्कुल। देरी कैसी? अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। पंडित जी को बुलवाया गया। पंडित जी ने 12 फरवरी 2020 का शुभ मुहूर्त निकाला। रमेश शादी की तैयारी में लग गए। संगीता भी इस रिश्ते से खुश थी, लड़के की प्रॉपर्टी की वजह से। और एक बात, लड़की सुखी घर में जा रही थी और ज्यादा दूर भी नहीं। चांदनी का ससुराल 2 किलोमीटर की दूरी पर था। वह जब चाहे तब घर आ सकती थी। इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। आज सभी मेहमान आ चुके थे। सबने नाश्ता पानी किया। अभय को देखते ही सब आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, लड़का तो बहुत सुंदर है। तो कोई कहता, लड़के की आयु बहुत है। वैसे दिखने में अभय हीरो से कम नहीं था। सभी लोग, उधर देखो, लड़की भी आ गई। सफेद धुआं बादलों की तरह उड़ रहा था। इस बीच में सुंदर मटोल परियों की तरह हंसते मुस्कुराती हुई चांदनी चली आ रही थी। सबकी निगाहें चांदनी पर टिकी थीं। जो भी उसे देखता, मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता, वाह। और फिर दोनों को एक साथ देखकर सब बोले, वाह, क्या जोड़ी है। चांदनी का भाई अर्जुन उसे छेड़ रहा था। दीदी, जाओ, भागो यहां से। जीजा जी के साथ अब उन्हें परेशान करना। बहुत परेशान कर लिया हमें। चांदनी और अभय दोनों इस शादी से बहुत खुश थे। लड़का लड़की दोनों मंच पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे को हार पहनाया और सब तालियां बजाने लगे। उसके बाद एल्बम के लिए फोटोशूट हुआ। अब दूल्हा दुल्हन शादी के मंडप में आ चुके थे। वहां पर मंत्र उच्चारण के साथ शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वैसे ज्यादातर मेहमान जा चुके थे। कुछ लोग ही बचे थे, जो बहुत खास थे। अब चांदनी की विदाई का समय आ गया था। चांदनी अपने ससुराल में पहला कदम रखती है। वह बहुत ही सहमी सहमी सी थी। सास ने दरवाजे पर कलश रखा था। दाएं पैर से गिराकर आगे आना था। उसके बाद एक परात में अलता वाले रंग में पैर रखकर अंदर आना था। वह अंदर आ गई। सारे रीति रिवाज करते करते 3 बज गए थे। चांदनी को बहुत तेज भूख लग रही थी। अभय की माँ सबको डांटते हुए बोली, तुम लोग केवल हंसी ठिठोली करो। किसी को यह सुझ भी नहीं है कि बहू ने सुबह से कुछ खाया है या नहीं। कुछ तो ख्याल करो, बेशर्म। अभय की दूर की बहन चांदनी के लिए खाना लेकर आई। लो भाभी, आप आराम से खाना खा लो। बिल्कुल भी शर्माना मत, हम सब बाहर जा रहे हैं। रात हो गई थी। चांदनी अपने कमरे में सेज पर बैठी अभय का इंतजार कर रही थी। उधर रिश्तेदारों और दोस्तों में अभय के साथ शादी का जश्न मनाया जा रहा था। अभय के एक दोस्त ने कहा, अभय, अब तुमको भाभी के पास जाना चाहिए। रात बहुत हो चुकी है। वह तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। अरे यार, वह कहाँ भाग के जा रही है? अब तो रोज उसी के साथ ही रहना है। पर यह पल जो हम सब गुजार रहे हैं, ये दोबारा नहीं आएंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तुम लोग भी क्या याद करोगे मेरा रिसेप्शन वाला दिन? ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हमारा साथ कभी नहीं छूटेगा। अब रात के 1 बज रहे थे। सारे दोस्त फुल मस्त थे। अभय जब अपने कमरे में पहुंचा, तो चांदनी की आंख लग गई थी। अभय से चला भी नहीं जा रहा था। वह बहुत ही नशे में था। उसके हाथ से गिलास नीचे गिरा तो चांदनी की आंख खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठ गई और देखा अभय बहुत नशे में है। उसने अभय से कहा, आप होश में नहीं हैं? आप सो जाइए। चांदनी, मुझे माफ कर दो। दोस्तों ने ज्यादा पिला दी। आज के दिन मुझे इस तरह से नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब तो हम दोनों 7 जन्मों के साथी हैं। दूसरे दिन चांदनी घर में सबको समझने की कोशिश में लगी थी। सभी मेहमान चले गए थे। घर में अब केवल 4 लोग थे, सास, ससुर और पति पत्नी। अभय सुबह 9 बजे उठते हैं और तैयार होकर नाश्ता करके शॉप पर चले जाते हैं। सास ससुर अपने कमरे में रहते हैं। घर में वह अकेली रहती है। शाम को 10 बजे अभय शॉप से वापस आते हैं।
चांदनी तब तक इंतजार करती है। आने के बाद दोनों एक साथ खाना खाते हैं और इधर-उधर की बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। इतना बड़ा घर और चांदनी घर का सारा काम अकेले ही करती। झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना सब उसी को करना होता। चांदनी थी तो आखिर अभी बच्ची ही। पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई। ये भी कोई जिंदगी है? सुबह से शाम तक काम करो, सास-ससुर की सेवा करो। चांदनी अपनी शक्ति से बाहर काम कर रही थी। मायके में तो वह काम नहीं करती थी। उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। एक दिन अचानक चांदनी की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह बेहोश हो गई। उनकी माँ ने अभय को फोन करके बुलाया। अभय यह सुनते ही भागा भागा आया और चांदनी को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने चांदनी को देखा और उसके कुछ टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने बताया, अभय जी, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। बस अभय जी, एक समस्या है। चांदनी अभी बहुत कमजोर है। इसे आराम की सख्त जरूरत है। बच्चा और जच्चा दोनों का बहुत ध्यान रखना होगा। मैं दवाइयां लिख दे रही हूँ। समय समय पर देते रहिएगा। और हरी सब्जी और फल बहुत जरूरी हैं। घर में नए वंश को लेकर सब बहुत खुश थे। घर के सभी लोग चांदनी पर ध्यान देने लगे। अभय भी बहुत खुश था। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। आज गोद भराई की रस्म का आयोजन था। घर में बहुत बड़ी दावत रखी गई थी। रमेश, संगीता और अर्जुन भी आए थे। वे लोग भी बहुत खुश थे। सबने गिफ्ट और आशीर्वाद दिए। खुशी खुशी गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न हो गया। चांदनी का 4 घंटे बैठे बैठे बुरा हाल हो गया था। धीरे धीरे करके आज 9 महीने पूरे हो गए। अचानक चांदनी को दर्द शुरू हो गया। अभय चांदनी को लेकर अस्पताल पहुंचा। चांदनी को दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए उसे तुरंत ओटी में ले जाना पड़ा। नर्स ने आकर फॉर्म पर साइन करवाए। साइन करने के बाद सभी लोग बहुत चिंतित थे। रमेश और संगीता भी अस्पताल में आ चुके थे। सभी की नजर उस लाल बत्ती पर टिकी थी। अभय बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। तभी ऑन्टो की बत्ती बंद हुई और डॉक्टर बाहर आई। उन्होंने बताया, ऑपरेशन सफल हुआ। मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। आप लोग थोड़ी देर बाद एक एक करके जाकर देख सकते हैं। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। एक सप्ताह बाद चांदनी अपने बेटे के साथ घर आ गई थी। घर पर नामकरण संस्कार कार्यक्रम रखा गया और बच्चे का नाम विवान रखा गया। 2 साल बाद चांदनी ने फिर एक बेटी को जन्म दिया। वह भी ऑपरेशन से हुई। चांदनी की जिंदगी अब बच्चों की देखभाल में सिमट लगी। अभय भी घर में समय ना के बराबर दे रहा था। अब वह ज्यादा समय घर के बाहर ही बिताने लगा। देखते ही देखते बच्चे बड़े होने लगे। अब वे स्कूल जाने लगे। दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे। चांदनी धीरे धीरे बहुत ही चिड़चिड़ी होने लगी थी। घर में तनाव का माहौल बनने लगा। हर छोटी छोटी बात पर दोनों लड़ने झगड़ने लगे। अभी चांदनी की उम्र ही क्या थी? केवल 22 साल। इस उम्र में तो आजकल बच्चे शादी भी नहीं करते। लेकिन अभय की उम्र ढलने लगी थी। अब वह लगभग 34 साल का हो चुका था। यानी कि अभय के ऊपर जवानी की चमक कम होने लगी थी। दोनों का जीवन चोरों की तरह कटने लगा। छोटी छोटी बातों पर वे दोनों लड़ने झगड़ने लगे। बातें इतनी ज्यादा बढ़ने लगीं कि दोनों के बीच माँ बाप को आना पड़ा। वे लोग दोनों को समझाते, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही। अभय कभी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाता था, बस गुस्से में चिल्ला देता था। गुस्से में चिल्लाने की वजह से चांदनी भी गुस्से से बाहर हो जाती। मामला इतना बढ़ जाता कि पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता। जैसे एक बार दीवार में दरार आने पर वह भरती नहीं, वैसे ही पति पत्नी का रिश्ता है। जुलाई 2024 का महीना था। मौसम विभाग ने सूचना दी थी कि हफ्ते भर बारिश होगी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। शाम के 4 बजे अभय घर आया तो उसने देखा चांदनी फोन पर लगी हुई थी। जोर जोर से हंस हंस कर बात कर रही थी। अभय ने आवाज लगाई, लेकिन चांदनी ने नहीं सुना। तभी अभय गुस्से में चिल्लाकर बोला। यह सुनकर चांदनी भी गुस्से में आ गई और दोनों में बहस होने लगी। अभय ने रमेश को फोन लगाया और कहा, आकर देखिए, यहाँ आपकी बेटी ने घर में कोहराम मचा रखा है। फोन सुनकर रमेश तुरंत आए और आते ही बोले, चांदनी, तैयार हो जाओ, बैग पैक करो, मेरे साथ घर चलो। यह सुनकर चांदनी ने कपड़े बैग में रख लिए और गुस्से में 4-5 नींद की गोलियां खा लीं। उसकी छोटी बेटी ने देख लिया था चांदनी को दवा खाते हुए। उसने अपने नाना को बताया कि मम्मी ने बहुत सारी एक साथ दवा खाई है। रमेश ने अपनी नातिन की बातों पर ध्यान नहीं दिया,
क्योंकि उस समय रमेश बहुत गुस्से में थे। चांदनी घर आ गई। दोनों बच्चे वहीं दादा दादी के पास थे। घर आने के थोड़ी देर बाद चांदनी के सिर में दर्द हुआ और चक्कर आने लगे। रमेश ने संगीता से बोला, इसे नमक का पानी दे दो, कुछ होगा तो उल्टी हो जाएगी। यह कहकर वह बाहर चले गए। लगभग 2 घंटे बाद चांदनी बेहोश हो गई। संगीता ने रमेश को फोन करके बताया। वह तुरंत घर आए और चांदनी को लेकर अस्पताल गए। वहां पर 24 घंटे डॉक्टर ने कोशिश की, लेकिन उसको होश में नहीं ला सके। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। इतना सब हो गया था, लेकिन अभय को अभी तक कुछ पता नहीं था। रमेश चांदनी को लेकर दूसरे अस्पताल गए। वहां पर डॉक्टर ने बताया कि यह अब भी कोमा में है। बचना तो मुश्किल है। वैसे आगे भगवान की मर्जी। इलाज शुरू हुआ। चांदनी को थोड़ा सा होश आया, पर वह अभी भी बोल नहीं पा रही थी। उसने इशारे से बच्चों को देखने के लिए कहा। रमेश ने अभय को फोन पर बच्चों को अस्पताल लाने के लिए कहा। वह बच्चों को देखना चाहती है, उसका बचना मुश्किल है। घनघोर बादल छाए हुए थे। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और चांदनी इस संसार को छोड़कर जाने के लिए तैयार थी। रात के 11 बजे चांदनी ने अपनी अंतिम सांस ली और वह हमेशा के लिए सबको छोड़कर चली गई। अभय बच्चों को लेकर नहीं आया था। रमेश ने फिर फोन किया कि चांदनी नहीं रही। शव को रमेश अपने घर ले आए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। चांदनी अपने बच्चों को भी नहीं देख पाई। छोटी सी उम्र में उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ देख लिया था। अभय ने बच्चों को कभी उसके नाना नानी से मिलने नहीं दिया। आज रमेश और संगीता अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, क्योंकि आज उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में अपनी बेटी की शादी क्यों कर दी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।